क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्शन के बारे में। तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ से ये लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताते जा रहा हूँ जिससे आपको लेसन अच्छे से समझ में आए, और इसके बाद फिर जो है आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स जो है इसके तभी आपको अच्छे से बनेंगे जब आप इसको समझेंगे। तो शुरुआत होती है कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का सबसे कॉमन फॉर्म ये है कि पीपल जो होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, मतलब हम अपना नेता खुद चुनते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट, हम देखेंगे कि वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड, कैसे ये रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शन आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी, एंड वी आल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और हम ये भी देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहता है। तो सबसे पहली बात है कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। तो इसमें आपकी बुक में शुरू किया है उन्होंने हरियाणा के इलेक्शन से, कि टाइम जो है रात के मिडनाइट के बाद का है और ये बहुत सारी क्राउड बैठी हुई है 5 घंटे से, और वो वेटिंग कर रही है उनके लीडर को, और वो लीडर है मिस्टर देवीलाल। ये चुनाव के समय का माहौल बता रहा है। चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं, हु वाज टू एड्रेस मीटिंग, और वो मीटिंग को एड्रेस करने वाले मतलब भाषण देने वाले हैं इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। तो ये वहाँ की सिचुएशन वो बता रहा है। 36 ईयर ओल्ड लीडर इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डेज। वो लगभग 8 बजे से देवीलाल जी काम शुरू करते हैं और उनकी जो काम की एंडिंग होती है वो 11 PM रात तक की चलती रहती है। मतलब नेता लोग जो हैं वो चुनाव के दिनों में बहुत बिजी रहते हैं। उन्होंने ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग, और सुबह से 9 इलेक्शन मीटिंग वो ले चुके हैं। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग फॉर द पास्ट 23 मंथ्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन। वो पिछले 23 मंथ से प्रिपेयरिंग कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। न्यूज़ रिपोर्ट है, ये जो न्यूज़ रिपोर्ट अभी हम पढ़ रहे थे ये स्टेट असेंबली इलेक्शन की है हरियाणा की 1987 की। स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, तो उस समय में वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी का शासन था, और चौधरी देवीलाल जो है वो अपोजिशन के लीडर हैं, और वो एक नया युद्ध, न्याय युद्ध करके, स्ट्रगल फॉर जस्टिस करके एक नई पार्टी उन्होंने बनाई। फिर लोकदल बनाई हुई है, ये नई पार्टी का नाम है लोकदल। हिज पार्टी ज्वाइन आफ्टर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन, और ये कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल ने कहा कि इफ़ हिज पार्टी विन द इलेक्शन, यदि उनकी पार्टी जीतती है तो हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो जितने भी फार्मर का लोन है और छोटे बिजनेसमैन का लोन है वो उनकी गवर्नमेंट वेव कर देगी, मतलब माफ़ कर देगी, जैसा कि हमेशा इलेक्शंस में होता है। ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये पहला एक्शन होगा। जैसे अभी आपने भी देखा था कि हमारे यहाँ MP मध्य प्रदेश में कमलनाथ का शासन आया था, तो कांग्रेस पार्टी का शासन आया था, तो उन्होंने भी इस तरह का एक वादा किया था, और अक्सर पार्टी जो है इस तरह का वादा करती है। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, और लोग जो थे, जो गवर्नमेंट थी उससे बहुत खुश नहीं थे। दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस, वो सभी देवीलाल के प्रॉमिस से अट्रैक्ट हो गए। तो जब इलेक्शन हुआ दे वोटेड ओवरवेलमिंगली, मतलब बहुत अधिक फेवर में, लोक दल के फेवर में, और उसके एलाइज मतलब होता है उसके फ्रेंड्स पार्टी के फेवर में जो है उन्होंने वोट दिया। लोकदल और उसके पार्टनर ने 76 सीट जीत ली 90 सीटों में से। लोकदल अलोन वॉन 60 सीट, और अकेले लोकदल ने 60 सीट जीत ली, और इस तरह से उनके पास क्लियर मेजॉरिटी हो गई। कांग्रेस ने केवल 5 ही सीट विन कर पाई। तो ये उस समय का इलेक्शन है। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस,
तो द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, तो जो भी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको एमएलए कहा जाता है लोक दल के, जिसमें देवीलाल उनके लीडर बने, गवर्नर ने उनको इनवाइट किया न्यू चीफ मिनिस्टर के रूप में। 3 डेज आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर, और 3 दिन के बाद इलेक्शन रिजल्ट जो था वो डिक्लेयर हो गया था, एंड ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। एज सुन एज ही बिकेम चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट इश्यूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर, और जैसे कि उन्होंने वादा किया था तो उन्होंने सारे फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर और स्मॉल बिजनेसमैन के लोन को माफ़ कर दिया। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 ईयर्स, और उनकी पार्टी ने 4 ईयर तक के बढ़िया शासन किया। नेक्स्ट इलेक्शन 1991 में हुआ, परंतु इस बार उनकी पार्टी जो है पॉपुलर सपोर्ट नहीं जीत पाई, और इसके बाद फिर से कांग्रेस ने जो है इलेक्शन जीत ली। तो इस तरह से क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें इस स्टोरी के माध्यम से बताया जाता है कि लोग जो है यदि उनको कोई पार्टी समझ में नहीं आती है, यदि कोई पार्टी उनके अनुकूल काम नहीं करती है, तो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव बदल सकते हैं, अपना नेता बदल सकते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। तो वाई डू वी नीड इलेक्शन, आखिर हमें इलेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इलेक्शन टेक्स प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते रहते हैं। देयर आर मोर देन वन, बहुत मतलब एक से ज़्यादा तरह के इलेक्शन होते रहते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा कंट्री हैं जिनमें इलेक्शन होते हैं पीपल के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, और ये कैसे पता चलता है कि लोग उन नेताओं को, उन रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करते हैं या नहीं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ पीपल, और ये हम कैसे इंश्योर करते हैं कि ये जो नेता आएंगे वो हमारे अनुकूल ही काम करेंगे? एंड हाउ डू वी मेक श्योर दैट दोज हु आर द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, और यदि क्या होगा कि हमें मान लीजिए कोई नेता की बातें पसंद नहीं आती, तो हमारे पास क्या अधिकार है कि हम उसे कैसे उस पावर से अलग कर सकते हैं? तो दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज़्म, और इन सब के लिए क्या होता है, एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है बाय विच पीपल कैन चूज रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो। तो ये जो मैकेनिज़्म जिसमें लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और चाहें तो वो 5 सालों में उसे बदल भी सकते हैं, इस मैकेनिज़्म को इलेक्शन कहा जाता है। तो कई बार इलेक्शन की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो हमें ये वाली लाइनें ध्यान रखना है कि द मैकेनिज़्म by which people can choose their representative at regular interval and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. इलेक्शन में वोटर्स जो होते हैं कई तरह की चॉइस रहती है वोटर्स के पास। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो ये चुन सकते हैं कि भाई कौन नेता बनेगा और कौन उनके लिए लॉज मतलब होता है कानून बनाएगा। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, और कौन मेजर डिसीजन लेगा राज्य के बारे में या देश के बारे में, ये वो लोग चुन सकते हैं। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट, और वो उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी पॉलिसीज़ जो होगी वो गवर्नमेंट को गाइड करेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस में लोगों के पास बहुत सारी चॉइस होती हैं कि वो लॉ मेकिंग के लिए किस व्यक्ति को चुनेंगे, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कोई ना कोई नया लॉ बनाएगी पब्लिक के लिए या कोई चीज़ के लिए, तो वो लॉ कितना इफ़ेक्टिव होगा और उससे किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी, ये सब के निश्चित करने के लिए लोग चाहते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव अच्छे बने, और इसकी चॉइस हमें इलेक्शन से मिलती है। यही हमारे उसमें सबसे पहले बताया गया, इसलिए हमारे लेसन का नाम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। अब है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, आखिर इलेक्शन को डेमोक्रेटिक हम कैसे कह सकते हैं? इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, अब कई तरह से इलेक्शन हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक होल्ड इलेक्शन, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। अब ये ज़रूरी नहीं है, हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ऑटोक्रेसी, फिर भी वहाँ इलेक्शन होते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं? तो कुछ लिस्ट है मिनिमम कंडीशन की कि जिससे हम कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है।
डेमोक्रेटिक इलेक्शन की पहली शर्त है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स एवरीवन शुड हैव वोट एंड एवरी वोट शुड बी हैव इक्वल वैल्यू। तो ये हमारे यहाँ पर है सबसे पहली चीज़, आपने 6th क्लास से पढ़ा है, हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। मतलब जो कोई भी सिटीजन हमारे देश का जो 18 ईयर से ऊपर है, वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी अमीर या गरीब किसी भी कंडीशन का हो, उसके वोट का मूल्य जो होता है वो एक सा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसके वोट को कम आंका जा रहा है या ज़्यादा आंका जा रहा है। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि सभी व्यक्तियों को चुनाव की प्रक्रिया में वोट डालने का समान अधिकार होता है। ठीक, तो ये हम वो कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक इलेक्शन हमारे देश का डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। सेकंड है देयर शुड बी समथिंग चूज फ्रॉम। कोई ऐसा होना चाहिए कि जिसमें चॉइस हो, ऐसा ना हो कि एक ही पार्टी रहे और वही कहे कि नहीं भाई हम ही बेस्ट हैं और आपको हमको ही चुनना पड़ेगा, तो फिर ये हम इसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। लोग जो होते हैं, पार्टी और कैंडिडेट फ्री होते हैं, मतलब हमारे यहाँ कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कांग्रेस से लड़ रहा है, कोई बीजेपी से लड़ रहा है, तो कोई निर्दलीय भी लड़ सकता है यदि उसे लगता है कि वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट दे सकता है, यदि उसे लगता है कि वो लोगों का कल्याण कर सकता है, लोग उसे चाहते हैं, वो बहुत पॉपुलर है, तो वो निर्दलीय भी लड़ सकता है। कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर मोर रियल चॉइस टू वोटर। और इस तरह से क्या होता है, लोगों को चॉइस मिलती है। ठीक, तो पहला हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। दूसरा, लोगों के पास चॉइस होना चाहिए। तीसरा, चॉइस जो होती है वो रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब एक बार किसी को चुन लिया तो वो अब हमेशा के लिए हो गया। इसलिए हर 5 ईयर्स में हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। फोर्थ, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब ऐसा होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को लोग पसंद कर रहे हैं वही इलेक्शन में जीतना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति जीत जाए कुछ और करके। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। और इलेक्शन जो होता है वो किसी दबाव के आधार या किसी लोभ के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो फ्री और फेयर होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं, ये 5 कंडीशन हमको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी 5 कंडीशन है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 कंडीशन आपने देखी। अब हम देखेंगे, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, कि क्या ये अच्छी बात है कि लोगों के पार्टियों के बीच में कंपटीशन रहे, तो ये अच्छा है या बुरा है, इसको देखेंगे। तो इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ये कंपटीशन कई तरह का होता है। द मोस्ट ओबिवियस फॉर्म इज कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होते रहता है चुनाव जीतने का। एंड इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। अब इसके कुछ अच्छे गुण भी हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स का मतलब होता है अवगुण भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। इट इंक्रीजेज अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। अब इससे लोगों के बीच में क्या फैक्शनलिज्म मतलब फूट आ जाती है कि अरे तुम जनता पार्टी को, तुम कांग्रेस पार्टी को, कई बार लोग इसी के ऊपर से लड़ाई कर लेते। यू वुड हैव द हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। और आपने सुना होगा आपके मोहल्ले में कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। और इसीलिए क्या होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर गलत गलत और सही सही मतलब झूठे झूठे आरोप लगाते रहते हैं, आपने देखा ही होगा। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स। और आपने ये भी सुना होगा कि वो लोग डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं, किसी को बदनाम कर दिए, किसी को किसी केस में फंसा दिए, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। Some people say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term policies to be formulated। और कुछ लोग कहते हैं कि इससे बहुत अच्छी पॉलिसीज़ देश के कल्याण के लिए नहीं बन सकती। Some good people who may wish to serve country do not enter this arena। और इसी कारण आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वो आजकल पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में नहीं आ रहे हैं। और अधिकतर लोग जो होते हैं वो किसी न किसी मतलब क्राइम के केस में फंसे रहते हैं या उन पर निर्णय आना बाकी रहता है, तो मगर वो तब भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और बहुत अच्छे जो लोग होते हैं वो चुनाव से दूर होते जाते हैं। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। और कोई भी नहीं चाहता कि वो ऐसे अनहेल्दी कंपटीशन में ड्रैग हो या उसे घसीटा जाए। People are punished for not doing so who decided this reward or punishment। अब कई बार क्या होता है, कई लोगों को पनिशमेंट भी मिलता है। तो ये पनिशमेंट का मतलब क्या होता है,
कौन देता है आखिर इन लोगों को पनिशमेंट? तो वो है पीपल। मतलब इलेक्टोरल कंपटीशन के माध्यम से जनता को अधिकार होता है कि वो किसको चुने और किसको बाहर निकाल दे। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर। अब यदि हर 5 साल में चुनाव होंगे तो इसका ये रहेगा कि जो पार्टी रूल कर रही है उससे भी डर रहेगा कि कहीं हमारी शासन ही ना चला जाए या हमारी पार्टी जो है वो लोगों के बीच में अनपॉपुलर ना हो जाए। तो इस प्रकार से क्या होता है, दे नो दैट इफ़ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और इसलिए वो चाहते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे लोग उनका सपोर्ट करने लगें। और इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो पार्टीज़ जो अपोजिशन पार्टी होती हैं वो अक्सर उसके लिए अपोज करती हैं, ठीक है ना। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो नहीं जीत पाएंगे। दिस इज़ वॉट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज, और यही इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन कहलाता है। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन अच्छा है या बुरा है, तो आप ये वाले पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो लिख सकते हैं। फिर है पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीज़न एंड सम अगलीनेस। और पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है वो कई बार कई अगली चीज़ें, अगली मतलब होता है बदसूरत चीज़ें भी करवा देता है, ठीक है। बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व द पीपल। परंतु आखिरकार लोग क्या होता है, यही चाहेंगे कि लोग जो है जनता की सेवा करें, ठीक। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो हमारे यहाँ किस तरह का सिस्टम है इलेक्शन का। जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं, और कुछ जो चुनाव जैसे नगर पालिका चुनाव होते हैं, और गांव में पंचायती चुनाव होते हैं। तो हमारे यहाँ जो होते हैं एक से अधिक तरह के इलेक्शंस होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इन इलेक्शंस के बारे में। तो इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र। अब ये क्या होता है, जैसे विधानसभा के लिए अलग होते हैं। विधानसभा का जो चुन के जाता है नेता उसको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और सांसद जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। और इनके क्षेत्र अलग अलग होते हैं और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में पता लगाइएगा कि आपके यहाँ कितने एमएलए हैं। आप ये पता लगा सकते हैं आपके यहाँ कितने एमपी हैं या कौन एमपी है आपके एरिए का, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पता लगाना चाहिए। तो इलेक्शन जो होते हैं, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उनको जनरल इलेक्शन कहा जाता है। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। और कई बार क्या होता है, यदि कोई इलेक्शन के समय में मान लीजिए इलेक्शन के बाद किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो विधानसभा और लोकसभा के लिए जो जनरल चुनाव होते हैं वो चुनाव कहलाते हैं, जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है इलेक्शन जीतने के बाद, तो फिर उस खाली जगह को भरने के लिए पूरी जगह चुनाव नहीं होगा, सिर्फ उसी विशेष जगह चुनाव होगा जहाँ पर डेथ हुई है या जहाँ पर कोई ऐसा कारण हो गया कि सामने वाले को अपनी सीट छोड़नी पड़ी, तो उसे बाय इलेक्शन कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि जनरल इलेक्शन क्या होते हैं। तो इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम आइदर सेम डे और विद इन फ्यू डे, दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। लेकिन समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल वैकेंसी को भरने के लिए, डेथ और रेजिग्नेशन के लिए, तो इसे बाय इलेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम जनरल इलेक्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, देखिए ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, बाय इलेक्शन क्या होते हैं, जनरल इलेक्शन क्या होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारे देश में एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हर व्यक्ति का एक चुनाव क्षेत्र है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इन एरियाज को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। जो वोटर यहाँ इस एरिया में रहते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ से चुन लेते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल हमारे यहाँ
कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं अभी लोकसभा के लिए, तो हमारे यहाँ 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। ऐसे ही विधानसभा के लिए प्रत्येक जगह अलग अलग होती है। जैसे हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो मध्य प्रदेश की आप पता लगा सकते हैं कि कितने मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। फिर आते हैं कि द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, अब लोकसभा के लिए जो इलेक्टेड होते हैं इस कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी, उनको क्या होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहा जाता है। ठीक है ना, इसके लिए जो लोकसभा के लिए लड़ते हैं, जो मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट बना रहे हैं, जैसे जो प्रधानमंत्री के साथ गवर्नमेंट बना रहे हैं। ठीक है ना, दो तरह की सरकार होती है हमारे यहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे इस समय में स्टेट गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं बीजेपी का शासन चल रहा है, सेंट्रल में भी बीजेपी का शासन चल रहा है। पर कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्टेट में जो है कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का शासन है, जबकि अभी सेंट्रल में जो है वो बीजेपी का शासन है। ठीक है, तो जो सेंट्रल के कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चुने जाते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। फिर आते हैं सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। ये इनको एमएलए कहा जाता है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने जाते हैं स्टेट में। तो स्टेट के अलग होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर के साथ काम करते हैं वो एमएलए होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करेंगे वो एमपी होंगे। फिर आते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया था, जैसे हमने पढ़ा था अभी संविधान के बारे में, तो उन्होंने ये चीज़ में वरी इनको थी कि भाई आगे चल के बहुत कंपटीशन हो जाएगा, तो कुछ वीकर सेक्शन को हो सकता है चांस ही ना मिले लोकसभा और लोकसभा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने का। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। जैसे लोकसभा के लिए 84 सीट्स रिजर्व हैं, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टोटल जो हैं लोकसभा में 543 सीट्स हैं, उनमें से 84 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये 26 जनवरी 2019 का डेटा है, उसके हिसाब से ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है जैसी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशन में ये 84 सीट्स हैं किसके लिए, एससी के लिए, और 47 सीट्स हैं एसटी के लिए। दिस नंबर इज़ प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन के शेयर के हिसाब से है। लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। और लोकल बॉडीज़ को क्या होता है, जैसे लोकल चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं या नगर पालिका चुनाव होते हैं, तो उनमें ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन रहता है, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में कौन सी जो ओबीसी क्लास है और बैकवर्ड क्लास है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रही है या ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उसके हिसाब से वो दिया जाता है। तो हमको ये मैप में दिया हुआ है देखिए, और ये पूरा काउंटिंग दिया हुआ है, बुक में आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सी जो है वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज रखी गई। अब आती है बात कि वोटर लिस्ट होती है। अब आपको ये तो पता ही होगा वोटर किसको कहते हैं, तो जो भी व्यक्ति 18 ईयर्स के ऊपर का हो जाता है उसे वोट डालने का अधिकार होता है। तो ऐसे लोगों की क्या होता है, एक लिस्ट बनाई जाती है, और ये लिस्ट को जो है अपडेट करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उनकी डेथ होते रहती है, या और कोई व्यक्ति जो है वो इधर से उधर जाते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो इसलिए उसको अपडेट करना ज़रूरी होता है कि उस वोटर लिस्ट को, तो उसे वोटर लिस्ट कहा जाता है। तो ये लिखा है, वंस द कॉन्स्टिट्यूंसीज are decided, next step is to decide who can and who cannot vote. This decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. तो ये बहुत पहले ही ये काम शुरू हो जाता है। This officially called electoral roll or commonly known as voter list. A new person attained voting age, नेम आर एडेड। जो भी न्यू पर्सन्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है, और जो दूसरी प्लेस में चले जाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है उनको डिलीट कर दिया जाता है। अभी कुछ समय से क्या हो रहा है, एक EPIC लोग दे रहे हैं चुनाव वाले, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन फोटो आइडेंटिटी कार्ड।
तो ये जो होता है इसमें किसी भी व्यक्ति की पूरी डिटेल रहती है। गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट, और गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो एपिक कार्ड है ये सबके पास रहे। तो कई बार एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईपीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारे फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार मैंने देखा है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही लोगों को समझ में नहीं आते, तो आपको वोटर लिस्ट तो समझ में आ गई होगी। अब होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। जो भी आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बिकम कैंडिडेट। अब जो व्यक्ति चुनाव मतलब वोट डाल सकता है वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। तो द डिफरेंस इज़ दैट कि यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी एज 25 ईयर के ऊपर होना चाहिए, 25 ईयर होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। जबकि आपको सिर्फ वोट डालना है तो आपकी एज 18 ईयर्स भी हो तो चल जाएगी, ठीक है। तो 18 ईयर्स जो है वो 18 ईयर्स और 18 ईयर्स के ऊपर वाले व्यक्ति जो है वो क्या करेंगे, वोट डालेंगे। लेकिन यदि आपको चुनाव लड़ना है तो फिर आपको 25 ईयर का होना चाहिए। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन, जैसे कुछ और भी रिस्ट्रिक्शन है भैया आपको चुनाव लड़ना है कि जैसे क्रिमिनल्स के लिए हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। अब पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं कि कोई व्यक्ति यदि बहुत लोकप्रिय है तो फिर वो उसे अपना चुनाव सिंबल देती हैं और उसका सपोर्ट देती हैं। तो इस तरह की जो पार्टी जब करती है उसे टिकट कहा जाता है। तो आपने सुना होगा कि इसको टिकट मिला, उसको टिकट नहीं मिला। तो ये जो होता है ये पार्टी के हिसाब से होता है और व्यक्ति के हिसाब से होता है। फिर है एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में देनी होती है इलेक्शन कमीशन को। हाँ, जो वापस भी हो जाती है। यदि आपको एक से मतलब एक लिमिट होती है कि इतने हज़ार से अधिक वोट यदि आपको मिलेंगे तो फिर वो जो पैसा है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो वापस हो जाएगा। और यदि वो नहीं हो रहा है, मान लीजिए उससे कम वोट आपको मिल रहा है, तो वो पैसा इलेक्शन कमीशन रख लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए रखी जाती है ताकि एकदम ऐसा ना हो कि खूब सारे कैंडिडेट खड़े हो जाएं, ठीक है। एक मिनिमम क्राइटेरिया वो लोग रखते हैं। फिर रिसेंटली एक न्यू सिस्टम डिक्लेरेशन हो गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि हर कैंडिडेट को जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको एक लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है, पूरा डिटेल देना पड़ता है कि उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल या पेंडिंग केस क्रिमिनल वाला तो नहीं है। और उसको डिटेल ऑफ एसेट्स देना पड़ता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसकी फैमिली में। उसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। हालांकि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं है कि सभी जॉब के लिए तो होता है, लेकिन जो है क्वालिफ़िकेशन जो है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कोई एजुकेशन डिग्री ज़रूरी नहीं है भाई। आपके पास यदि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो आपको कोई एजुकेशन डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से जो है एमएलए और एमपी बनने के लिए लोगों की समझ होना चाहिए कि आपको लोगों के विचार मतलब यदि आप लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो यदि इंटरेस्ट से आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप फिर वहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़्यादा बात नहीं होती। वेदर दे कैन डू सो और नॉट इज़ एग्जामिन्ड बाय लैक ऑफ एग्जामिनर्स देयर वोटर। और फिर ये चीज़ जो होती है उनके वोटर्स जो है वो एग्ज़ामिन करते हैं हर 5 ईयर के बाद। तो इसलिए हमारे यहाँ एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है उसको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी भी भारत में बहुत सारे इलिटरेट व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन अपने अपने एरियाज़ में वो बहुत फेमस हैं और उन्हें काफ़ी जो है लोगों को की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। जैसे कई लोगों का नाम आपने सुना होगा कि वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उन्होंने बहुत लोक कल्याण के काम किए हुए हैं, ठीक है। तो in our country putting an education qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason. It would mean depriving a majority of country's citizens the right to contest election. If, for example, a graduate degree like BA, BCom or BSc was made compulsory for candidate, more than 90% of the citizen will become ineligible to contest election. और यदि हमारे यहाँ ऐसा कर दिया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए, तो बहुत सारे लोग इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे जो काफ़ी लोकप्रिय हैं।
तो इसलिए मतलब डेमोक्रेसी ये चाहती है कि सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इसलिए वो अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंपलसरी नहीं किया गया है। ये चीज़ कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। अगली बात आती है इलेक्शन कैंपेन। तो इन आवर कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस, हमारी कंट्री में इस तरह के कैंपेन होते रहते हैं। 2 वीक पीरियड बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ पोलिंग के बीच में। ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट वोटर से कांटेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग को एड्रेस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर के बीच में जाती है और कुछ स्लोगन्स देती है। चुनाव के स्लोगन अलग अलग पार्टीज़ के द्वारा अलग अलग समय पे दिए जा चुके हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था लोकसभा इलेक्शन 1971 में। फिर 1977 में जयप्रकाश नारायणन ने दिया था सेव डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। लेफ्ट फ्रंट जो है वो लैंड टू द टिलर, मतलब जो खेत में काम करता है उसी का लैंड होना चाहिए वेस्ट बंगाल में। ये 1977 में ये चीज़ आई थी। तो इस तरह से जो होता है कि बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन देते हैं। और मैनिफेस्टो का मतलब होता है उनका घोषणा पत्र होता है, जिसमें वो बताते हैं कि यदि वो चुनाव जीत जाएंगे तो वो क्या करेंगे। तो ये मैनिफेस्टो शब्द याद रखिएगा, ये भी वो लोग देते हैं चुनाव के पहले। तो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट, अब हमारे इलेक्शन में कुछ नियम है कि वो ब्राइब नहीं कर सकता किसी वोटर को, कोई भी पार्टी वाला। वो कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकता। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है खर्च करने का, कि लोकसभा के लिए 25 लाख और विधानसभा के लिए जो है 10 लाख जो है अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है, जिससे क्या हो लोग पैसे के बल पर इलेक्शन ना जीत पाएँ। फिर इन एडिशन टू द लॉ ऑल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक आचार संहिता का नाम आपने सुना होगा, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन। ये आपके उसमें भी नोट में भी दिया हुआ है बुक में कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो इसे अच्छे से ध्यान से लिखने की आदत होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट वो रूल होते हैं जो हर पार्टी को इलेक्शन के समय में फॉलो करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट, कोई भी पार्टी जो है और कैंडिडेट यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन, कोई भी पार्टी जो होगी वो मतलब किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इन जगहों को इलेक्शन के कैंपेन के लिए यूज़ नहीं करेगी। गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल्स को इलेक्शन के लिए यूज़ नहीं करेगी। और एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो फिर कहीं पर फाउंडेशन स्टोन मिनिस्टर्स लोग नहीं रखेंगे। फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है कि कोई काम करने के लिए जो जैसे भूमि पूजन किया जाता है तो उसको फाउंडेशन स्टोन रखना कहते हैं। तो वो भूमि पूजन वाला काम कहीं नहीं करेंगे, या मतलब कहीं ऐसा वादा नहीं करेंगे कि भाई हम अब ये पुल बनवा देंगे या ये रोड बनवा देंगे। तो इस तरह से क्या है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होता है ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो जाए, इसलिए ये सब व्यवस्था की गई है। फिर है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर। अ फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन वोटर कास्ट और पोल देयर वोट। और फिर जैसा आप जानते ही हैं कि लोग अपना वोट देते हैं और इस डे को इलेक्शन डे कहते हैं। हर पर्सन जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो नियर बाय पोलिंग बूथ पे जाता है। इस तरह से देखिए ये कुछ पिक्चर्स हैं और वहाँ पर उसके फिंगर में एक इंडिलेबल इंक लगाई जाती है और फिर वो जो होता है उसका नाम वोटर लिस्ट पे देखा जाता है और फिर जो है आइडेंटिटी कार्ड भी देखा जाता है आजकल। और उसके बाद फिर क्या होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आजकल, पहले तो बैलेट पेपर यूज़ करते थे और उसमें ठप्पा लगा के पेपर को मोड़ के और एक बैलेट बॉक्स में डालते थे। लेकिन अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है जिसमें क्या होता है कि लोग जो है अपना वोट देते हैं और वो वोट इस तरह से ये वोटिंग मशीन होती है उसमें ये वोट जो होता है वो आ जाता है। और फिर क्या होता है ये सब वोटिंग मशीन पैक रहती हैं और फिर जैसे इनको वहाँ ले जाया जाता है काउंटिंग के लिए तो वहाँ पर इनकी सील को ब्रेक करके फिर इनसे काउंटिंग शुरू की जाती है। इसको ईवीएम कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
ठीक है। तो ये आजकल यूज़ होती हैं, ये इनकी कंट्रोल यूनिट होती है जो नीचे दिख रही है आपको। और इस तरह से ये कैंडिडेट के यहाँ पर सबके नाम लिखे रहते हैं और चिन्ह बने रहते हैं, और उनके सामने ये हरा बटन होता है जिसको एक ही बार दबा सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक बटन दबा दी, तो अब आप दूसरी बटन दबाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सारी बटन दबा देंगे और आप सब कुछ एक एक वोट चला जाएगा, ऐसा सिस्टम इसमें नहीं। इसमें सिस्टम है कि एक व्यक्ति एक बार ही बटन दबा सकता है, फिर दूसरा व्यक्ति आने के लिए फिर से इसको रिलीज़ करना पड़ता है पूरा। एक जो मतलब चुनाव अधिकारी होता है वो जो छोटी वाली यूनिट है इससे उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वोटिंग की जाती है। फिर जैसे ही वोटिंग ख़त्म होती है और वहाँ पर उन पार्टियों के कैंडिडेट के एजेंट भी बैठे रहते हैं, बीजेपी के एजेंट बैठे रहते हैं पोलिंग बूथ के सामने, और वो देखते रहते हैं कि मतलब सही पोलिंग चल रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ अनफेवरेबल चीज़ हो रही होगी। तो इस तरह से जो है ये ईवीएम के माध्यम से आजकल जो है चुनाव होते हैं, और जो कैंडिडेट सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट को गेन करता है उसको विनर घोषित किया जाता है। तो इस तरह से हमारे इंडिया में इलेक्शन कैसे डेमोक्रेटिक है, तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ आप अक्सर सुनते होंगे कि बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिस चलती है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न अक्सर ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कि जैसे इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट, कि सर वोटर लिस्ट में तो नाम ही नहीं है और पता नहीं कहाँ के फेक लोगों का नाम है, तो लोग ऐसा भी अनुमान लगाते हैं। मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी के बारे में हम सुनते हैं, कंबल बांट रहे हैं, ठीक है, लिक्वर बांट रहे हैं। फिर इंटिमिडेशन ऑफ वोटर एंड रिगिंग ऑन द पॉलिटिकल डे। रिगिंग का मतलब होता है, इंटिमिडेशन का मतलब होता है, इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकाना, और रिगिंग का मतलब होता है ज़बरदस्ती पोलिंग बूथ को लूट करके और अपने अंडर में ले लेना। तो ये रिपोर्टेड करेक्ट भी हो सकती हैं, मगर आजकल इतनी अधिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका है, आजकल जो है मोबाइल हो गए हैं, तो अब जो है ऐसा संभव बहुत कम है। और यदि ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन होता है, और वो क्या करता है, तुरंत ऐसी जगह के चुनाव को रद्द कर देता है और फिर से चुनाव कराता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। तो ये इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से। क्या ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है? हाँ, ये चुनाव के समय में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि फिर इनको जो है पावरफुल बहुत अधिक बना दिया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म ईसी होता है, इलेक्शन कमीशन, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। और इसका जो चीफ होता है उसका नाम होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। इसको जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो सीईसी होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। फिर इलेक्शन कमीशन जो होता है हर एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन के लिए, अनाउंसमेंट के लिए, डिक्लेरेशन तक के जो है वो सभी तरह के डिसीजंस खुद ही लेता है। वो इम्प्लीमेंट करता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, उसका सही पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो पनिश करता है ऐसे कैंडिडेट को जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। और यदि उसे कहीं लगता है कि मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करा सकता है, ठीक है, ऐसे ऑफिसर्स का जो मिसयूज़ कर रहे हैं। और वो जो है यदि उसे लगता है इलेक्शन कमीशन को कि कहीं अनफेयर इलेक्शन हुआ है तो वो फिर से वहाँ पर चुनाव कराने के लिए बोल सकता है। ये आप कटिंग देख सकते हैं पेपरों की, इसमें ईसी के सब कुछ दिए हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ कितना पावरफुल है और वो क्या क्या कर सकता है। तो उस समय में इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर आगे आता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो यदि फ्री और फेयर नहीं है तो पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। तो यदि लोगों को लगेगा कि भाई फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर वो क्यों पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब अपन देखेंगे कि पीपल का पार्टिसिपेशन जो होता है वो कैसे मेज़र किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो होता है वोटर के टर्नआउट से मेज़र किया जाता है। टर्नआउट का मतलब होता है कि कितने लोगों ने वोट डाला है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर आता है कि इतने % लोगों ने वोट डाला है। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स में क्या हुआ है,
हमारे यहाँ पर जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये दिखा रहा है, देखिए ये एक ग्राफ दिखा रहा है हमारे यहाँ और दूसरे यूके के बीच में दिखा रहा है। तो जो यूके है उसमें देखिए ये जो पिंक लाइन दिख रही है ग्राफ में और हमारे यहाँ की ब्लू लाइन दिख रही है, तो उसमें पता चलता है कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पर लोग जो है उतना वोट नहीं, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। मगर हमारे यहाँ शुरू में तो उतना पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं और बहुत अधिक पार्टिसिपेशन हो रहा है। फिर सेकंड है कि इंडिया जो है वहाँ पुअर है, लिटरेट एंड प्रिविलेज पीपल जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में वोट डालते हैं। आपने देखा होगा कि गरीब लोग बहुत अधिक वोट डालने के फेवर में रहते हैं, जबकि अमीर लोग और जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल उल्टा है। बल्कि अमेरिका और दूसरे देशों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते हैं, चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगले 5 साल जो है उन्हें ऐसी गवर्नमेंट को बनाना है जो मतलब उनके फेवर में डिसीज़न ले सके, उनके हिसाब से डिसीज़न ले सके। फिर है तीसरी बात कि इलेक्शन कमीशन के बारे में है कि कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू इलेक्शन। वो ये फील करते हैं कि इलेक्शन से दे कैन ब्रिंग प्रेशर एंड पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। They also feel that their vote matters in the way things are run in a long way। तो इस तरह से क्या होता है कि वो लोग लॉन्ग वे में चाहते हैं कि भाई हमारे फेवर में इलेक्शंस हों। फिर फोर्थ नंबर है कि ओवर द ईयर्स जो हो रही है इलेक्शन में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 2004 के इलेक्शन में मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टीज। 1 out of every 7 वोटर इज़ अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरह से देखिए इंटरेस्ट ऑफ वोटर जो हो रहा है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़ रहे हैं। द आउटकम ऑफ इंडियन इलेक्शन स्पीक्स अबाउट दिस। अब धीरे धीरे हमें पता ही चल रहा है द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूजिंग इलेक्शन इन इंडिया। और हम ये भी देख रहे हैं कि कई जगह जो रूलिंग पार्टी होती है वो कई बार इलेक्शन हार जाती है, ठीक है। नेशनल और स्टेट लेवल दोनों में ऐसा हो रहा है। तो इसका भी ये मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी इनकम्बेंट पार्टी है, इनकम्बेंट का मतलब होता है जो रूल कर रही है, ठीक है ना, जो सिटिंग है, तो वो पार्टी कई बार क्या होता है लूज इलेक्शन यदि कर रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फेयर और फ्री इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। फिर कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑफ बाइंग वोट्स ऑन दोज हु आर क्रिमिनल कनेक्शन ऑफ अ लूज इलेक्शन। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जिनके क्रिमिनल कनेक्शन हो रहे हैं या जिन लोग बहुत ज़्यादा पैसे का यूज़ कर रहे हैं वो जो है डे बाई डे जो इलेक्शन को जो है वो लूज़ कर रहे हैं। बारिंग का मतलब होता है को छोड़ करके कुछ, यदि हम डिस्प्यूटेड, अब कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट होते रहते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि लोगों के वर्डिक्ट को लोग जो डिफीटेड पार्टी है वो एक्सेप्ट कर लेती है और फिर जो होता है उसका जो चीफ मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा दे देता है। तो ये जो है हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस चल रही हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं, ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है। अब हम आते हैं चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कि चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस यही हैं कि क्या रियल नॉलेज पर आधारित लोगों की प्रेफरेंस, क्या वोटर्स को रियल चॉइस मिल रहा है, क्या इलेक्शन जो है वो वाकई में सभी जगह काम कर रहा है, क्या ऑर्डिनरी सिटीजन जीत सकता है इलेक्शन। यदि इस तरह के क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे हैं और यदि इनका आंसर हाँ है तो इनका मतलब ये है कि हम जो है फ्री और फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे enjoy अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। In some part of country, candidates with criminal connection have been pushed others out of electoral race and to secure ticket from major parties। तो ये कुछ चीज़ें जो challenges हैं कि जो अभी भी क्या हो रहा है, जिनके पास पैसा है वो इलेक्शन जीत रहे हैं, जो क्रिमिनल है कनेक्शन है जिनके उनको टिकट मिल रही है क्योंकि लोग उनको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो डोमिनेट हैं कई सालों से, ठीक है। तो ये फैमिली डोमिनेशन चल रहा है कि उन्हीं के रिलेटिव्स को वोट दिया जा रहा है, आम आदमी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं
इंडिपेंडेंट जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो आज भी जो है अपनी सरकार नहीं बना पाती, क्योंकि उन्हें किसी न किसी बड़ी पार्टी से जुड़ना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस अभी भी हमारे यहाँ पर हैं। These challenges existed not just in India but also in many established democracy। और ये challenges केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरी डेमोक्रेसी में हैं, और ये डेमोक्रेसी के बहुत डीपर कंसर्न वाले मैटर हैं। इसीलिए सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजेशन ये चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म हो जाए। और क्या आप कुछ रिफॉर्म को सोच सकते हैं कि जिससे क्या हो कि व्हाट एन ऑर्डिनरी सिटीजन टू डू, कि हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डिनरी सिटीजन क्या कर सकता है इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए। तो ये था आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस लेसन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा और इसके बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।